हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एमसीएन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज अपने क्वेश्चन सीरीज का अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, इस सीरीज के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो अपने क्वेश्चन सीरीज में पेपर नंबर 14 या 15 कुछ करवाया था, इससे जस्ट पहले आज जो रिकॉर्ड हो रही है उस क्लास से पहले, उसमें से प्रीलिम्स के नॉरसेट 6 के एग्जाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। 30 मिनट का 30-35 मिनट का कुछ क्लास है, उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन सेम बिल्कुल डिक्टो डाटा बेस उसमें पूछे गए हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है क्लास, डाटा इम्पोर्टेंट है, तो नोट करते जाइएगा, आने वाले एग्जाम में भी काम आएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, ऑल ऑफ दीज आर टाइप ऑफ इमरजेंसी एडमिशन टाइप एक्सेप्ट वन। क्या कह रहा है? सारे टाइप ऑफ इमरजेंसी एडमिशन में आएंगे किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन ए शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ऑप्शन बी सीवियर बर्न, ऑप्शन सी प्लान फॉर सर्जिकल पर्पज, ऑप्शन डी एक्सीडेंट। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? सारे इमरजेंसी एडमिशन है किसी एक को छोड़ के, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा प्लान फॉर सर्जरी पर्पज। ठीक है, अगर कोई पेशेंट आरटीए का आता है, मान के चलिए एक कंडीशन ये होती है, आरटीए का आता है, उसके लिए अगर कोई सर्जरी हो रही है, ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा? वो तो आ जाएगा इमरजेंसी में, इमरजेंसी एडमिशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऐसा कोई है नहीं कि तुरंत एक्सीडेंट हो गया है या तुरंत रोड पे एक्सीडेंट का केस है। इसमें क्या लिखा है? प्लान लिखा है। तो अगर ये प्लान है सर्जिकल पर्पज के लिए, तो ये प्लान वाला इमरजेंसी में नहीं आएगा, ये रूटीन एडमिशन में होके आएगा। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? एक्सेप्ट पूछ रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा? प्लान फॉर सर्जिकल पर्पज। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? What is the domestic preparation required when a patient discharge after both leg amputation? एक पेशेंट है जिसका क्या हुआ है? एम्पुटेशन हुआ है दोनों लेग का, है ना, मतलब दोनों पैर काट दिए गए हैं। तो उसके लिए डोमेस्टिक प्रिपरेशन पूछ रहा है, घरेलू उपाय क्या होंगे, घर पे जो करने वाली चीज़ है वो क्या रहेगी, डोमेस्टिक पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए मेडिकेशन, ऑप्शन बी साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ऑप्शन सी प्रिपेयर रैम्प, ऑप्शन डी क्रच। देखिए, इमीडिएट पेशेंट क्या हुआ? डिस्चार्ज हो रहा है आफ्टर सर्जरी, तो क्रच अभी नेसेसरी नहीं है। ठीक है, पेशेंट को घर तक ले जाने के लिए जो घर पे जो प्रिपेयर करना है वो क्या है? प्रिपेयर रैम्प। रैम्प होना चाहिए पेशेंट के लिए, क्यों कि इसके दोनों पैर क्या हो चुके हैं? एम्पुटेशन किया हुआ है, तो दोनों पैर नहीं है, तो उसके लिए रैम्प ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रिपेयर रैम्प इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी मसल्स आफ्टर डेथ, दिस साइन इज सीन इन विच स्टेज ऑफ डेथ। क्या बोल रहा है? स्टिफनिंग हो रही है किसमें? बॉडी मसल्स में। स्टिफनिंग कब? ये क्या है? डेथ का साइन है। ये पूछ रहा है स्टेज, कौन सी स्टेज में ऐसा होता है? ऑप्शन ए अल्गर मोर्टिस, ऑप्शन बी राइगर मोर्टिस, ऑप्शन सी लाइवर मोर्टिस, ऑप्शन डी पेलर मोर्टिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा राइगर मोर्टिस। राइगर मोर्टिस में क्या होता है? राइगर मोर्टिस में स्टिफनिंग हो जाती है किसकी? बॉडी मसल्स की। अगर आपसे पूछे कोई अल्गर मोर्टिस, अल्गर मोर्टिस में क्या होता है? ये सेकंड स्टेज है। ठीक है, सेकंड स्टेज है किसकी? डेथ की। डेथ होने के बाद ये सेकंड स्टेज में होता है। इसमें क्या होता है? ग्रेजुअली डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी। इसमें क्या होता है? पेशेंट की बॉडी का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कम होता है। कब? आफ्टर डेथ। तो ये किसमें होता है? अल्गर मोर्टिस में। ठीक है, उसके बाद कौन सा है? लाइवर मोर्टिस। लाइवर मोर्टिस क्या है? इसको क्लियर करते हैं। लाइवर मोर्टिस क्या है? लाइवर मोर्टिस इसमें क्या होता है? लाइवर मोर्टिस में ये कौन सी स्टेज है? ये फोर्थ स्टेज है।
फोर्थ स्टेज है। इसमें क्या होता है, इसमें बॉडी बिकम ब्लू, कैसी हो जाती है बॉडी, ब्लू कलर की हो जाती है, ठीक है। और ब्लड कहाँ पर सेटल हो जाता है बॉडी का, ब्लड विल बी सेटल्ड इन लोअर लिम्फ। ये डेफिनेशन देख के आपको पूछा जा सकता है कि ये कौन सी स्टेज में होता है, कि जब पेशेंट का जो बॉडी क्या है, ब्लू हो गई है और ब्लड कहाँ पर सेटल हो गया है, पूरा लोअर लिम्ब में। तो ये कौन सी स्टेज है, फोर्थ स्टेज है। इसको क्या बोलते हैं, लाइवर मोर्टिस। फिर होता है पेलर मोर्टिस। पेलर मोर्टिस क्या है, पेलर मोर्टिस क्या है, क्या पूछ रहा है, पेलर मोर्टिस है ना। पेलर मोर्टिस में क्या होता है, पेलर मोर्टिस ये क्या है, ये फर्स्ट स्टेज है। इसमें क्या होता है, इसमें पेल हो जाती है और येलोइश हो जाती है, पेल और येलोइश हो जाती है स्किन, ठीक है। और ये 1 से 2 घंटे के अंदर हो जाती है, 1 to 2 आवर्स के अंदर, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट में देखते हैं। शॉर्ट में क्या है, शॉर्ट में इसका क्विक रिवीजन करते हैं, इम्पोर्टेंट है, आ जाता है ये कई बार। पहले एल्गर देखते हैं, एल्गर का डालते हैं। एल्गर क्या है, एल्गर मोर्टिस क्या है, एल्गर में क्या होता है, सेकंड स्टेज है, ठीक है, सेकंड स्टेज ऑफ डेथ, ठीक। इसमें क्या है, ग्रेजुअली डिक्रीज टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ठीक है। एल्गर मोर्टिस हो गया। ये कब होता है, 2 to 3 आवर्स, ठीक। एल्गर मोर्टिस। राइगर मोर्टिस का डेफिनेशन अपन ने बता दिया, ठीक है। और ये होता है 4 to 6 आवर्स में, 4 to 6 आवर्स, ठीक है। तीसरा कौन सा है, लाइवर मोर्टिस। लाइवर मोर्टिस को अपन यहाँ देखते हैं, ये फोर्थ स्टेज है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ब्लड कहाँ पर आ जाता है, लोअर लिम्ब में, और बॉडी कैसे जाती है, ब्लू, ठीक है। और पेलर कौन सी है, ये फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज में कैसी होती है बॉडी, येलो हो जाती है, ठीक है। और ये कब होती है, 1 से 2 घंटे में। तो ये कौन सी हैं, ये स्टेज हैं किसकी, डेथ होने के बाद की स्टेज है, कि कौन सी स्टेज में क्या क्या बॉडी में चेंजेस होते हैं, ठीक है। आगे समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेशेंट सेंसस रिकॉर्ड इन। पेशेंट का जो सेंसस है एक हॉस्पिटल सेटअप के अंदर, पेशेंट का जो सेंसस है वो कब रिकॉर्ड किया जाता है। एक क्वेश्चन कम से कम नहीं तो 5 से 6 बार पूछा गया है और ज़्यादा ही है, ठीक है। तो पेशेंट का जो सेंसस है वो कब रिकॉर्ड करते हैं, ऑप्शन ए मॉर्निंग शिफ्ट, ऑप्शन बी इवनिंग शिफ्ट, ऑप्शन सी मिडनाइट, ऑप्शन डी आफ्टरनून। ये सबको पता होगा। इसका राइट आंसर क्या है, मिडनाइट, रात को 12 बजे करते हैं, ठीक है। जितने भी पेशेंट एडमिट हुए, जितने भी पेशेंट आउट हुए, जितने भी पेशेंट डिस्चार्ज हुए, ट्रांसफ़र इन ट्रांसफ़र आउट, वो टोटल इसको मिडनाइट में कैलकुलेट करके और फिर अगले दिन का सेंसस उसके मिडनाइट में, तो उससे देखा जाता है कि आज दिन भर का सेंसस कितना रहा, ठीक है। तो ये मिडनाइट में सेंसस रिकॉर्ड करा जाता है पेशेंट का, कि कितने पेशेंट आए और कितने आज गए, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, MLC patient like poisoning accidental case record store minimum how many years by the MRD department। क्या बोल रहा है कि MLC पेशेंट का जो रिकॉर्ड है, MLC पेशेंट कौन से होते हैं, या तो किसी ने पॉइजन लिया हो या कोई एक्सीडेंटल केस हो, तो इनके रिकॉर्ड जो MRD डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल का,
वो कितने दिन तक कम से कम उसको रखना चाहिए या कितने दिन तक रखता है। ऑप्शन ए 5 ईयर्स, ऑप्शन बी 10 ईयर्स, ऑप्शन सी 2 ईयर्स, ऑप्शन डी 15 ईयर्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 15 ईयर्स, कम से कम 15 साल। ठीक है, और जो नॉर्मल पेशेंट होते हैं, नॉर्मल पेशेंट का रिकॉर्ड एमआरडी में कितने साल तक के लिए रखते हैं? 5 साल। ठीक है, और कम से कम 5 साल, और जनरली रखना कब चाहिए? 10 साल तक। ठीक है, कम से कम पूछे तो 5 साल, और 5 साल और 10 साल, ऐसे मान लो इसको। ठीक है, अगर कम से कम पूछता है तो 5, जनरली 10 साल तक रखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ मच टेम्परेचर शुड बी मेंटेन इन पेशेंट यूनिट। एक पेशेंट यूनिट है, हॉस्पिटल का सेटअप है, उसमें कितना टेम्परेचर मेंटेन रखना चाहिए एक पेशेंट, जनरली पेशेंट यूनिट के अंदर। ठीक है, ऑप्शन ए 22 से 24 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 18 से 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 16 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 20 डिग्री सेल्सियस। क्या पूछ रहा है? पेशेंट यूनिट के लिए टेम्परेचर पूछ रहा है, कितना मेंटेन करना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा? हॉस्पिटल नॉर्मल पेशेंट यूनिट में राइट आंसर क्या होगा? 22 से 24। 22 से 24 जनरल वार्ड में 22 से 24 मेंटेन करना चाहिए। अगर 18 से 20 पूछे, 18 से 20 किसका है? तो 18 से 20 होना चाहिए ओटी का टेम्परेचर। ठीक है, 18 से 20 किसका होना चाहिए? ओटी का। और 16 डिग्री सेल्सियस किसका होना चाहिए? 16 डिग्री टेम्परेचर होता है किसका? कैथ लैब का। डाटा इम्पोर्टेंट है। क्या है? डाटा इम्पोर्टेंट। ठीक है, और 20 डिग्री सेल्सियस अगर पूछा जाए तो ये 20 डिग्री दोनों के लिए कॉमन है। 18 से 20 हो या फिर 20 हो तो ओटी टेम्परेचर कर सकते हैं। ये भी आईसीयू का भी टेम्परेचर इतना ही होता है। ठीक है, तो कितना होना चाहिए? नॉर्मल पेशेंट यूनिट का 22 से 24, अगर ओटी का टेम्परेचर पूछे तो 18 से 20, कैथ लैब का पूछे तो 16, और आईसीयू का भी पूछे तो 18 से 20। अगर 20 18 से 20 ऑप्शन में नहीं है तो फिर 20। ठीक है, अगर कोई पूछे ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी होनी चाहिए 40 to 60%। कितनी होनी चाहिए? 40 to 60%। अगर इसी में कोई पूछे वॉलेसिटी ऑफ एयर कितना होना चाहिए, वॉलेसिटी ऑफ एयर वो कितना होना चाहिए? 1 से 3 मील पर ओवर। ये क्या है? वॉलेसिटी। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ मच डिस्टेंस शुड बी मेंटेन बिटवीन टू बेड इन आइडियल हॉस्पिटल सेटअप। क्या पूछ रहा है? एक आइडियल हॉस्पिटल का सेटअप है, उसमें दो बेड के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए। ठीक है, दो बेड के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए। ऑप्शन ए 4 फीट, ऑप्शन बी 6 फीट, ऑप्शन सी 8 फीट, ऑप्शन डी 10 फीट। तो इसका जो डिस्टेंस है वो 6 फीट का होना चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? 6 फीट इज़ द राइट आंसर। दो बेडों के बीच में डिस्टेंस टू बेडेड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल आर सिंपल बेड एक्सेप्ट। क्या पूछ रहा है? सारे सिंपल बेड के एग्जाम्पल हैं किसी एक को छेड़ के या किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन ए क्लोज बेड, ऑप्शन बी ओपन बेड, ऑप्शन सी डिवाइडेड बेड, ऑप्शन डी एडमिशन बेड। ठीक है, तो क्लोज बेड सिंपल बेड के अंदर आता है, ओपन बेड सिंपल बेड के अंदर आता है, और एडमिशन बेड भी सिंपल बेड के अंदर आता है। तो जो डिवाइडेड बेड है वो कौन सा है? वो इसमें से नहीं है, सिंपल बेड। डिवाइडेड बेड क्या होता है? डिवाइडेड बेड क्या है? इसको
आल्सो नॉन एज, इसको और क्या बोलते हैं, डिवाइडेड बेड को, इसको स्टम्प्ड बेड भी बोलते हैं, स्टम्प्ड बेड भी बोलते हैं और एम्पुटेशन बेड भी बोलते हैं। ठीक है, वेयर, जहाँ पे एम्पुटेशन पेशेंट एम्पुटेशन पेशेंट का जो एम्पुटेटेड पार्ट है, ठीक है, इज विजिबल फ्रॉम नर्सिंग स्टेशन। मतलब एक ऐसे ऐसे करके ऐसे बेड होता है ना, तो इसका जो एम्पुटेटेड पार्ट है वो नर्सिंग स्टेशन से विजिबल हो, इसका पैटर्न इस प्रकार का होता है, ये थोड़ा उठा हुआ होता है यहाँ से, है ना। तो जिससे क्या होगा कि नर्सिंग स्टेशन से वो एम्पुटेटेड पार्ट है वो दिखता रहेगा, और इसको एलिवेट करके रखते हैं कब तक के लिए, 24 आवर्स तक के लिए, एम्पुटेटेड जो पार्ट है ना। तो इसका राइट ये क्या है, ये सिंपल बेड में नहीं आता, इसको स्पेसिफिक बेड बोलते हैं। ये क्या है, स्पेसिफिक बेड है। ठीक है, समझ में आ गया। बाकी सारे सिंपल बेड हैं, केवल ये डिवाइडेड जो बेड है वो स्पेसिफिक बेड के अंदर आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल आर स्पेसिफिक बेड एक्सेप्ट, अब क्या पूछ रहा है, सारे स्पेसिफिक बेड हैं किसी को छोड़ के। ठीक है, ऑप्शन ए ब्लैंकेट बेड, ऑप्शन बी डिवाइडेड बेड, ऑप्शन सी कार्डियक बेड, ऑप्शन डी ऑक्यूपाइड बेड। ठीक है, तो स्पेसिफिक बेड में कौन कौन से आते हैं, देखिए डिवाइडेड बेड अभी पढ़ा था अपन ने, वो स्पेसिफिक है, ब्लैंकेट बेड भी स्पेसिफिक है, कार्डियक बेड भी स्पेसिफिक है कार्डियक पेशेंट के लिए, और जो ऑक्यूपाइड बेड है वो सिंपल बेड के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, ये सिंपल बेड है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑक्यूपाइड बेड। ऑक्यूपाइड बेड क्या होता है, जहाँ पे एडमिशन बेड कन्वर्ट इन ऑक्यूपाइड बेड, जहाँ पे एडमिशन बेड बन जाता है कब, जब पेशेंट आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रीनल बेड आल्सो नोन एज, रीनल बेड को और क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सर्जिकल बेड, ऑप्शन बी डिवाइडेड बेड, ऑप्शन सी ब्लैंकेट बेड, ऑप्शन डी रिकवरी बेड। देखिए सर्जिकल बेड किसी सर्जरी के पेशेंट के लिए अगर उसको रखा गया है तो वो सर्जिकल बेड के अंदर आ जाएगा। डिवाइडेड बेड अभी अपने बताया था एम्पुटेशन वाले के लिए। ठीक है, तो जो ब्लैंकेट बेड है उसको ही रीनल बेड कहा जाता है, रीनल बेड। ठीक है, इसका उपयोग क्या है, रीनल बेड का, ब्लैंकेट बेड या फिर रीनल बेड। इसका इम्पोर्टेंट क्या है, यूज या फिर हेल्प इन एलिमिनेट वाटर मान लो, या फिर सीक्रेशन मान लो, कैसे भी मान लो, पसीने के तहत मान लो, वेस्टेज मान लो, कुछ भी मान लो। ये क्या होता है, एलिमिनेट करता है स्किन के थ्रू। अगर ब्लैंकेट से कवर होगा तो उसके अंदर पसीना आएगा, स्वेटिंग होगी, और रीनल बेड का ये उसमें काम करता है, जिससे क्या होता है, जो किडनी का लोड है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये एलिमिनेट कर देता है वेस्टेज को पसीने के थ्रू, तो इसको रीनल बेड भी कहा जाता है, इसी को ब्लैंकेट बेड भी कहा जाता है, जिसमें पेशेंट की बॉडी कवर रहती है चेस्ट से नीचे से पूरा नीचे तक। ठीक है, उसको ब्लैंकेट बेड कहा जाता है, जैसे जनरली अपन ब्लैंकेट कवर करके रखते हैं वैसा ही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा एक था रिकवरी बेड। रिकवरी बेड क्या होता है, रिकवरी बेड होता है अगर कोई पेशेंट पोस्ट सर्जरी आया है, पोस्ट सर्जरी, ठीक है, पोस्ट सर्जरी आया है, तो इसमें क्या होता है, इसमें साइड रेलिंग को अप करके रखते हैं। ठीक है, जिससे क्या है, पेशेंट
गिर ना पाए, ठीक है। और इसके लिए इसको रखा जाता है क्योंकि पेशेंट उस टाइम तक एनेस्थीसिया के इफेक्ट से उतना कॉन्शियस होता नहीं है, तो उसके लिए ये रिकवरी बेड डेडिकेट किया जाता है, जिसमें पेशेंट की इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसकी साइड रेलिंग को थोड़ा सा उठा के रखा जाता है ताकि पेशेंट अगर गलती से कोई करवट ले ले तो वो गिर ना जाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल ऑफ दीज आर स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस एक्सेप्ट वन। कोई एक है जो नर्सिंग प्रोसेस के अंदर, ऑल ऑफ दीज आर स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, सारे नर्सिंग के प्रोसेस के स्टेप हैं, किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन ए असेसमेंट, बिल्कुल है, इसका असेसमेंट नर्सिंग प्रोसेस का स्टेप है। इम्प्लीमेंटेशन, यस ये भी है। ट्रीटमेंट ये नहीं है। एवेल्युएशन ये भी है, ठीक है। तो नर्सिंग प्रोसेस का जो असेसमेंट है उसमें कौन कौन से होते हैं? असेसमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होती है डायग्नोसिस, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होती है प्लानिंग। प्लानिंग के बाद क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या होता है? इवैल्यूएशन। तो ये सारे नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप हैं, ठीक है। तो इसमें से क्या नहीं है? ट्रीटमेंट नर्सिंग प्रोसेस के अंदर नहीं आता है, ये नर्सिंग प्रोसेस का स्टेप नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नर्सिंग प्रोसेस इज प्रिपेयर्ड बाई, क्या पूछ रहा है? नर्सिंग प्रोसेस को प्रिपेयर किसने किया था? ऑप्शन ए कार्लेटियन बिनी, ऑप्शन बी जोसेफ प्रेट, ऑप्शन सी ब्रेड, ऑप्शन डी ऑर्नांडो, ठीक है। देखिए कार्लेटी बिनी ने क्या किया था? इसने ईसीटी की खोज करी थी, ठीक है। जोसेफ प्रेट ने साइकोथेरेपी, की खोज करी थी, ठीक है। कार्लेटी बिनी ने किसने करी थी? ईसीटी की। जोसेफ प्रेट ने करी थी साइकोथेरेपी की, और ब्रेड ने करी थी हिप्नोसिस की। हिप्नोसिस इन्वेंट किया था किसने? ब्रेड ने। और ओनांडो ने करी थी नर्सिंग प्रोसेस की। ओनांडो नर्सिंग प्रोसेस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑर्नांडो, ठीक है। कार्लेटी बिनी ने किसने की करी थी? ईसीटी इन्वेंट किया था, ठीक है। जोसेफ प्रेट ने साइकोथेरेपी, और ब्रेड ने करा था हिप्नोसिस, ठीक है। और ओनांडो को नहीं थी नर्सिंग प्रोसेस इन्वेंट या प्रिपेयर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्रीलिम्स में प्रीवियस क्लास से 3 to 4 क्वेश्चन आए थे, बिल्कुल डिक्टो वो की वही सेम, ठीक है। मैंने देखा है अभी पेपर, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में जो आज सुबह ही अपलोड हुई थी उसी में आए थे, ठीक है। तो डाटा इंपॉर्टेंट है, क्लास इंपॉर्टेंट है, डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डाटा गलत नहीं होगा। और ये क्लास में से अगर डाटा आपने याद किया है तो वो डाटा गलत नहीं होगा, इस चीज़ की गारंटी है, ठीक है। तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें टाइम टू टाइम, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।